जिन व्यक्तियों ने अभी-अभी पैसा कमाना शुरू किया है, उनके लिए सबसे एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव टिप्स क्या हैं आपकी? मैं पूछना चाहूँगा किस टाइप की टिप्स की आप बात कर रहे हैं? जैसे इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स या कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? किस तरीके से पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं? देखिए यस भाई, इन्वेस्टमेंट का कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं है कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपके लिए आप सुरक्षित हो जाएं, कहाँ इन्वेस्टमेंट ना करें तो आप सुरक्षित हो जाएं। ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग इसकी परिभाषा होती है। आप कहें कि मैं मान के चलिए कह देता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड की ये वाली स्कीम ले लें, हो सकता है कि उस स्कीम में आपको ना मिले, या हो सकता है वो स्कीम आपके लिए ना बनी हो। कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल या स्टोरी जिसमें आपने देखा हो या किया हो कि किसी क्लाइंट के लीगली लाखों रुपए बच गए सही टैक्स प्लानिंग से या सही जो सलाह से? जनरली यस भाई, ऐसा कैपिटल गेंस के केस में देखने में आता है। गवर्नमेंट कई रिलीफ दे के रखे हुए है कि जनरली लोगों को ज़्यादा अमाउंट का प्रॉफिट होता है या उसको अपन कैपिटल गेन बोलते हैं, तो कई बार कैपिटल गेन का अमाउंट ज़्यादा हो, एक आम बात करें तो लोगों का टैक्स देने का मन तो बिल्कुल करता नहीं है। तो गवर्नमेंट कई ऐसे प्रोविजंस बना के कहने का रूल्स बना के रखे हुए हैं कि जिसमें लोगों के लिए कुछ कैपिटल गेन्स हो सकता है। अगर वो री इन्वेस्ट हो जाए तो उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि वो टैक्स भरने के लिए नहीं आता है। तो हम लोग जनरली कैपिटल गेन्स में ऐसा कुछ करते हैं कि लीगली गवर्नमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए कुछ ऐसा कर दें कि क्लाइंट को फ़ायदा हो जाए और जिससे हम लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं, जनरली यही देखने को मिलते हैं। 31 मार्च से पहले कौन से ऐसे 2-3 स्टेप हैं जो ज़रूर लेना चाहिए? 31 मार्च यस भाई अपना क्लोजिंग कहलाता है। 31 मार्च को अपना फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो वो एक कहने का कट ऑफ डेट होती है। उस कट ऑफ डेट के पहले हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी होती हैं ताकि आपको नुकसान ना हो। कहें सबसे पहले तो अपन को ये देख लेना चाहिए कि अपना जितना भी टैक्स बन रहा है वो एडवांस में गवर्नमेंट के पास पहुंच गया या नहीं पहुंचा। अगर अपन एडवांस में टैक्स जमा नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट उस पर अपन से इंटरेस्ट लेती है, तो अपन एक तो इंटरेस्ट को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी बात, किस रिजीम में जाना चाह रहे हैं वो हम 31 मार्च के पहले ही डिसाइड कर लें कि मुझे ओल्ड रिजीम में जाना है या न्यू रिजीम में जाना है। अगर तो आपको ओल्ड रिजीम में अगर जाना है तो आपको जो भी इन्वेस्टमेंट आपको करने थे क्या वो इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं? ऐसा तो नहीं कि आप सोच रहे हैं कि ये मुझे इन्वेस्टमेंट की छूट लेना है और आप 31 मार्च तक नहीं कर पाए, तो फिर आपको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये कॉमन मिस्टेक मैं बता रहा हूँ आपके लिए। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपने आपके जो कहने का जो ट्रांजैक्शन आपने फाइनेंशियल ईयर में किए हैं तो उन ट्रांजैक्शन में कोई ऐसा रेड फ्लैग तो नहीं है कि जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही हो और आपने उस पर ध्यान ना दे पाया हो। तो आपको फाइनेंशियल ईयर में ये भी ध्यान रखना। और चौथी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं या करने हैं, जिसकी आप रिलीफ लेना चाह रहे हैं, वो आपने 31 मार्च के पहले कर दिए हैं या नहीं किए हैं। आपको ये सब काम 31 तारीख के पहले ही करना चाहिए। फ्रीलांसर, सेल्फ एम्प्लॉयड और क्रिएटर्स कौन सी ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं और अधिकतम लेते नहीं, इग्नोर कर देते हैं? देखिए, फ्रीलांसर कहने के लिए आप लोग भी एक प्रकार से प्रोफेशनल हैं, तो प्रोफेशनल्स के लिए इनकम टैक्स में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का प्रावधान होता है, जिसमें कि आपकी रेवेन्यू का 50% को इनकम मान के टैक्स देने का प्रावधान है। तो क्रिएटर के लिए सबसे आसान तरीका तो ये है। दूसरी बात, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं जाना चाहते हैं या आपका रेवेन्यू ज़्यादा है तो आपको अपने जो खर्चे हैं उनको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना। जो भी आप ये अपना इनपुट, ये असेट्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कैमरा है और जो भी आपकी इस्तेमाल होती हैं चीज़ें आपके पॉडकास्ट में, तो उन सब का आपको डेप्रीशिएशन क्लेम कर लेना है। इस टाइप के जो खर्चे हैं जो जनरली छूट जाते हैं वो आपके लिए लेना सही रहेगा। 10 से 50 लाख रुपए का टर्नओवर वाले जो छोटे बिजनेसेस हैं वो कौन सी ऐसी जीएसटी मिस्टेक या इनकम टैक्स मिस्टेक करते हैं जिससे उनको नुकसान हो जाता है? हाँ यस भाई, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। जो ज़्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी, जो जानकारी मैं बता रहा हूँ, छोटे छोटे व्यापारी हैं,
ये कहिए कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो ले लेते हैं, पर बहुत छोटे छोटे से उनको नियम ना पता होने के कारण उनको हैवी पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने जो लिमिट बना रखी है वो 40 लाख रुपए है गुड्स के केस में और 20 लाख रुपए है सर्विसेज के केस में। नॉर्थ ईस्ट स्टेट को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल स्टेट्स हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। जनरली व्यापारी के दिमाग में ये होता है कि मैंने रजिस्ट्रेशन तो ले लिया, पर वो सोचते हैं कि 40 लाख तक का टर्नओवर करने तक मेरे को कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया तो भले से आप 1 रुपये का ट्रांजैक्शन करते हैं या अपनी सेल करते हैं तो आपको जीएसटी भरना जरूरी हो जाता है। व्यापारी ये समझ लेता है कि 40 लाख तक मेरे को टैक्स नहीं भरना है और इस कारण से वो टैक्स नहीं भरता, और टैक्स नहीं भरता तो उसके लिए पेनल्टीज का सामना करना पड़ता है। ये सबसे कॉमन गलतियां कह सकते हैं। दूसरी गलती व्यापारी अक्सर क्या करता है कि रजिस्ट्रेशन ले लिया तो उसको लगता है कि मैंने अपना काम कर लिया। अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद क्या होता है, क्वार्टरली या मंथली रिटर्न फाइल करने होते हैं। रिटर्न का मतलब होता है, अपनी आम भाषा में बात करें तो जीएसटी डिपार्टमेंट को ब्यौरा देना कि आपने क्या सेल करी और क्या परचेस करी। जनरली व्यापारी देता नहीं है और फिर उसकी आपको रिटर्न ना भरने की लेट फीस लगेगी और आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दूसरी गलती बहुत कॉमन है, ये देखने में आती है। तीसरी गलती क्या होती है कि व्यापारी से डिपार्टमेंट पत्राचार करता है तो व्यापारी उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता है। उनको लगता है कि ये सब काम देख लेंगे या उसको बहुत हल्के में ले लेता है। हम लोगों का मानना ये रहता है कि विभाग आपसे कुछ भी चीज़ पूछे, आप उसका अगर तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं तो आप कई चीज़ों में पेनल्टी से बचाए जा सकते हो या उसका समय अनुसार उसका समाधान किया जा सकता है। कि क्या इसमें नोटिस और पेनल्टी भी हो जाती है? जी हाँ, जीएसटी में ऐसे प्रावधान हैं कि जिनमें अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं या लेट फाइल करते हैं तो आपको पेनल्टीज़ का सामना या लेट फीस का सामना करना होता है। कई गलतियाँ ऐसी भी हैं जो व्यापारी करते हैं, जैसे कि मैं उदाहरण दूं कि आप घर के लिए किराने का सामान लेने गए और पता चला कि उन्होंने आपसे जीएसटी नंबर मांगा और आपने अपना व्यापारिक जीएसटी नंबर दे दिया और उसकी आपने क्रेडिट ले ली। तो जनरली ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं उनको आपको जीएसटी में अपने कहने का बिजनेस में उसको नहीं लेना है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो व्यापारी करते हैं और बाद में पेनल्टीज का सामना करना पड़ता है। जो छोटी शॉप्स हैं, छोटी किराने की दुकान खोले है कोई या छोटी मोटी दुकानें हैं, उन लोगों को जीएसटी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो जिससे उनको जीएसटी कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, उनको समझने में आसानी हो। सबसे पहले तो यस भाई मैं ये कहूँगा कि जो व्यापारी छोटी छोटी अपनी दुकान चलाते हैं या जिनका टर्नओवर कम है, पहले तो वो गवर्नमेंट की रिलीफ का फ़ायदा लें। अगर आपको आवश्यक नहीं है तो जीएसटी नंबर नहीं लें। जैसा मैंने बताया कि लिमिट जीएसटी में 40 लाख की है और अगर आपको परचेस करने में परेशानी नहीं जा रही है तो पहले तो आप रजिस्ट्रेशन ना लें। लेकिन अगर आपको व्यापारिक मजबूरी में अगर आपको जीएसटी नंबर लेना होता है तो फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन, जैसे आपने बोला कि क्या समस्याएं आती हैं, तो समस्या तो पहली सबसे ये है कि आपको हर एक चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना। आपको रिकॉर्ड रखना कि आपने क्या खरीदी करी है, किस चीज़ की आप बिक्री कर रहे हो, फिर आप बिक्री जो कर रहे हो उस पर सही टैक्स ले रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ पे 18% टैक्स लेना है तो आपने 18 की जगह 5% तो नहीं ले लिया, या 18 की जगह आपने 28% तो नहीं ले लिया। तो छोटी छोटी ये रेट की प्रॉब्लम जाती है। कहने का रेट गलत डिसाइड कर लेते हैं, 18 की जगह 5% भर दिया या 18 की जगह 28% ले लिया। इस तरीके की छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आजकल बाज़ार में बहुत से सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिनसे आप अपनी बिलिंग करें, जो आप टैक्स कलेक्ट करते हैं वो गवर्नमेंट को टाइमली पेमेंट करें, तो कई कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हो। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट की 3 टिप्स जो हर एक बिजनेस ओनर को उनके बिजनेस शुरू करते ही साथ डे 1 से ही पता होना चाहिए। हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। जनरली लोगों को आईटीसी का बारे में कम जानकारी होती है, खासकर व्यापारियों को। तो डे 1 से व्यापारी जीएसटी जिनके पास रजिस्ट्रेशन है उनको 3 नियम अपने बिजनेस में बना लेने चाहिए।
पहला कि आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए, जो भी आप माल खरीदते हैं उसकी आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए। और आपको साथ में ये ध्यान रखना चाहिए कि जो इनवॉइस आपने ली है सप्लायर से, वो सप्लायर ने ऑनलाइन अपडेट कर दी है या नहीं करी है। अगर तो उसने सप्लायर ने अगर इनवॉइस उसने सिस्टम पे अपडेट नहीं करी है या उसने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो आपने माल खरीदा हुआ है उसका आपने पेमेंट कर दिया है या नहीं किया है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आईटीसी आपको नहीं मिलेगी। फिर तो ऐसे कई नियम हैं कि आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए, पेमेंट हो जाना चाहिए, गुड्स एक्चुअल में डिलीवर होना चाहिए, कई तरीके के नियम हैं। लेकिन आपने पूछा कि 3 जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो व्यापारी करते हैं, वो यही 3 हैं कि आपने इनवॉइस ले लिया है, उसने ऑनलाइन अपडेट कर दिया है और आपने पेमेंट कर दिया है। इन 3 बातों का ध्यान रखना है आईटीसी के केस में। आपने कोई बिजनेस सिर्फ जीएसटी या टैक्स कंप्लायंस की गलतियों के कारण बंद होते देखा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये तो अपन अपने जहाँ पे सागर में मैं काम करता हूँ वहाँ भी मैंने देखा कई व्यापारी जो रहते हैं वो अपने जीएसटी को बहुत हल्के में लेते हैं और जीएसटी को सही तरीके से कहना चाहिए ना टैक्स भरते हैं ना रिटर्न भरते हैं, तो उनको हैवी पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। आप 1 साल कोई गलती करेंगे तो वो आपको ज़्यादा नहीं लगेगी, पर कोई गलती आप कंटिन्यूअसली 5-7 साल करते हैं तो अगर आप पे हैवी पेनल्टीज़ आ जाती हैं तो आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, आपका व्यापार उसकी वजह से बंद भी हो सकता है। भारत में अभी कौन से ऐसे टैक्स स्कैम्स चल रहे हैं जिनके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं है? टैक्स स्कैम जनरली हमको इनकम टैक्स में देखने को मिलते हैं। जनरली लोगों को क्या होता है, कंपनी टैक्स काट लेती है जिसको अपन टीडीएस बोलते हैं, कंपनी टीडीएस डिडक्ट कर लेती है। अच्छा, एम्प्लॉय का इंटरेस्ट होता है कि वो टीडीएस उनको रिफंड हो जाए, लेकिन जो उनका टैक्स डिडक्ट होता है वो एज़ पर द रूल्स होता है। तो जनरली कुछ एजेंट्स रहते हैं या फिक्स सीए बन के बाज़ार में बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको लालच देंगे कि आपका मान के चलिए 2 लाख रुपए का टीडीएस हुआ है तो वो आपसे कहेंगे कि हम आपको 1.5 लाख रुपए का टीडीएस वापस करा देते हैं। अच्छा, वापस तो हो जाएगा पर वो गलत तरीके से वापस करवा देंगे, ज़बरदस्ती की कोई छूट ले लेंगे, 80C में गलत डाल देंगे, एचआरए का गलत एचआरए की एग्जम्पशन ले लेंगे, जो कि एज़ पर द रूल गलत है। मेन फ्रॉड तो टैक्स में यही चल रहा है। दूसरा ये कहेंगे कि हम आपको रिफ़ंड 7 दिन में दिला देते हैं। ऐसा कोई गवर्नमेंट ने अलग से नहीं बोल रखा है किसी भी रूल्स में कि हम आपको 7 दिन में रिफ़ंड दे देंगे। तो ये क्या करते हैं, रिफ़ंड के नाम पे आपसे ज़्यादा पैसा ले लेते हैं और जब आप उनसे पूछेंगे कि रिफ़ंड क्यों नहीं आया तो आपसे बोल देंगे कि अरे वो तो गवर्नमेंट को प्रोसेस करना है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। तीसरी फ्रॉड जो आजकल जनरली देखने में आ रहा है, आपसे कहेंगे कि आपका पैन नंबर ब्लॉक कर दिया गया है, आपको पेन नंबर को चालू करने के लिए आप ये अमाउंट दें या कुछ करें, या आपको व्हाट्सएप पे नोटिस, फर्जी नोटिस बना के भेज देंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनकम टैक्स व्हाट्सएप पे कोई नोटिस नहीं भेजता है, पेन नंबर ब्लॉक नहीं करता है, रिफ़ंड 7 दिन में देने की गारंटी नहीं लेता है, और अगर नियम से अगर आप रिफ़ंड क्लेम नहीं करते हैं तो आपको बाद में जांचों का सामना भी करना पड़ सकता है। ये छोटे छोटे कहने का ये 3-4 फ्रॉड मैंने जो बताए हैं जो हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। फेक रिफंड एसएमएस या फिशिंग कॉल्स को कैसे पहचान सकते हैं जल्दी से जल्दी? देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वो मैसेज किस सोर्स से आपके पास आया है। मैं बता दूं जानकारी के लिए कि रिफ़ंड के ऐसे कोई मैसेज नहीं आते हैं या आपके पास कोई रिफ़ंड के लिए कॉल नहीं आता है। जनरली आपके लिए सिर्फ आपके लिए अपडेट के लिए एक मेल आएगी, उस मेल का भी डोमेन आपको चेक करना है। क्या आपके पास gov.in से मेल आया है या किसी प्राइवेट कंपनी ने या किसी फ्रॉडस्टर ने आपके लिए मेल किया है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। दूसरी बात, इनकम टैक्स कभी आपको कॉल करके ये नहीं बताता कि आपके रिटर्न में ये गलती है कि आपका रिफ़ंड कब आना है, ना आपके लिए कोई मैसेज भेजता है। तो ये आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, आपको वो समझना चाहिए। और फिशिंग कॉल्स भी मैंने बताया ना कि इनकम टैक्स कभी कोई भी जानकारी आपको कॉल के माध्यम से नहीं देता है। नहीं देता है मतलब नहीं देता है।